जय हिंद। क्या खबर बानी? सब ठीक बा? हमरा भी सब ठीक बा। तो आप लोगों का भी खबर ठीक ठाक ही होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं? आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं आरंभिक नगर के बारे में। क्या बात करने वाले हैं हम लोग? आरंभिक नगर के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में और थोड़ा बहुत अलग अलग सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरगढ़ हुआ, मेरगढ़ के बारे में हम लोग जानेंगे। मोहनजोदड़ो हुआ, मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग जानेंगे। और आधुनिक नगर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन आधुनिक नगर हैं, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, किस तरीके से उसका विकास हुआ। दुर्ग जो कहे जाते थे, ऊपर वाले साइड को जो दुर्ग कहे जाते थे, उसमें कौन किस प्रकार के लोग रहते थे। और नीचे वाले साइड जो पूर्व तरफ था, उसको जो नगर दक्षिण कहा, पूर्व कहा जाता था, नीचे वाला साइड कहा जाता था, उसका पतन किस तरीके से हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। उस लोगों का जीवनचर्या कैसा था, किस तरीके से वो लोग घरों में स्विमिंग पूल बनाया करते थे, किस तरह के वो लोग अलग अलग प्रकार से रहते थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग इस तरीके के इतिहास को क्यों जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो ये होते हैं हम लोग उसको जानना क्यों पसंद करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अलग अलग प्रकार के मोहर, अलग अलग प्रकार के खिलौने, अलग अलग प्रकार के जो अवशेष मिले हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। उन सबको हम लोग मद्देनजर रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का टॉपिक है आरंभिक नगर। क्या है आज के इस क्लास का टॉपिक? आज के इस क्लास का टॉपिक है आरंभिक। क्या है आज के इस क्लास का टॉपिक? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर क्या टॉपिक है? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। आप लोग को बता दिए थे 1921 में। वो किस नदी के किनारे वो स्थित है? तो वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता किसके बारे में हम लोग जानेंगे? आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत आज से लगभग 4700 ईस्वी पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। आप लोग को बताए थे क्या था होता है बिफोर क्राइस्ट। और इससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग पिछले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको इस वीडियो को खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि इतिहास से रिलेटेड एक प्ले बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग को सभी वीडियो आप लोग को डिटेल से मिल जाएगा, वहां से आप लोग सभी को देख सकते हो। तो हम लोग आगे वाले वीडियो में क्या बता दिए थे? आगे वाले वीडियो में बता दिए थे उसके खोजी के बारे में बताए थे, किसने उसका खोज किया था उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग बता दिए थे। आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है 4700 ईस्वी पूर्व। 4700 ईस्वी पूर्व बीसी। ईस्वी पूर्व यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट। बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताते क्या होता है बीसी बिफोर क्राइस्ट, उसके बारे में हम लोग बता दिए थे। तो हड़प्पा सभ्यता कब से शुरू होता है? 4700 ईस्वी पूर्व। तो हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता आखिर हुआ क्यों, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों का सदा से एक मनोभावना रहता है, हम लोगों का एक ख्वाहिश रहता है कि हम लोग लग्जरी लाइफ जिए, हम लोग लग्जरी प्रकार के मतलब कमरे बनाए, हम लोग अलग अलग तरीके के कमरे बनाकर किस तरीके से रह सकते हैं। हम लोगों का मतलब एक ख्वाहिश रहता है कि हम लोग लग्जरी लाइफ जिए, लग्जरी प्रकार का खाना खाएं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता जो था, वहाँ पे कौन लोग रहते थे? वहाँ पे शिल्पकार, कृषक, पशुपालक, इस तरीके के भी लोग रहते थे। वो जो पूर्वी साइड में रहते थे और जो पश्चिमी साइड में रहते थे, जिसे नगर दुर्ग कहते थे, उसमें किस प्रकार के लोग रहते थे? उसमें राजाओं महाराजाओं द्वारा उसी प्रकार के वहाँ पे अवशेष मिले हैं। क्योंकि वहाँ पे बनारस साड़ियाँ, वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग अमीरी होंगे, इसलिए वो ऊंचे साइड में रहते थे, नगर दुर्ग में रहते थे। तो कब हुआ था इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुआ था 4700 ईस्वी पूर्व। अब हम लोग मानचित्र को थोड़ा देखते हैं तो किस तरीके से इसकी शुरुआत हुआ था। तो मानचित्र को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे सिंधु नदी के सहायक नदी आप लोग को बताए थे, रावी, चेनाब, लोथल, रावी, चेनाब, यहाँ पे और भी आप लोग को यहाँ पे 5-6 नदी मिल जाएगा। यहाँ पे इस्लामाबाद यहाँ पे नदी जाता है, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग पिछले वाला वीडियो को देखेंगे तो उससे आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कुछ इस तरीके से भारत के पश्चिम उत्तर साइड में हुआ था। इसमें अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान में ये पाकिस्तान, वर्तमान में ये पाकिस्तान, वर्तमान में ये पाकिस्तान एवं इंडिया के भारत के किन क्षेत्रों में पड़ते हैं? तो उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा,
हरियाणा। क्या क्या आता है? भारत के 4 राज्य आते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये हमारे भारत में आते थे। कुछ इस तरीके से हम लोग मैप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो ये एक ही साइड का है, पश्चिम उत्तर साइड का है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पढ़ते थे। कहाँ पे पढ़ते थे? यहीं पे पढ़ते थे। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कितने राज्य आते थे? 4 राज्य आते थे भारत के। और पाकिस्तान के वर्तमान, पाकिस्तान के भी कई यहाँ पे ये आते हैं, प्रांत आते हैं। तो वर्तमान पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भी क्षेत्र पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कुछ इस तरीके से यहाँ पे बसा हुआ था। इधर भी साइड बसा हुआ था और उधर भी साइड बसा हुआ था, क्योंकि उस समय अखंड भारत था। तो अखंड भारत में पाकिस्तान भी आते थे, तो पाकिस्तान भी भारत के ही अंग होते थे, इसलिए उसको अलग अलग नहीं जोड़ा जाता था उस समय। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के यहाँ पे एकदम सबसे लास्ट, यहाँ पे अरब सागर स्टार्ट होगा। अरब सागर स्टार्ट होने से पहले पहले कुछ इस तरीके से मोहनजोदड़ो हुआ था। तो ये शहर आप लोग, ये जो सभ्यता है, ये लगातार मतलब नदियों के किनारे ही क्यों बसते थे? क्योंकि उस समय वहाँ से आवाजाही आसान होगा, वहाँ से लोगों को पानी पीने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से जानवरों के लिए फसल को उगाना, मनुष्य के लिए फसल को उगाना आसानी हुआ। इसलिए देख सकते हैं कि प्रारंभिक नगर, जितने भी नगर हैं, देख सकते हैं कि मुंबई की स्थापना किया गया समुद्र के किनारे, कोलकाता समुद्र के किनारे, जितने भी आप लोग देखेंगे समुद्र के किनारे होंगे। यहाँ तक कि ताजमहल भी जो बनाया गया है वो भी समुद्र के किनारे ही बनाया गया है। समुद्र के किनारे ही होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे ही होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे ही होते हैं। तो ये 4 राज्य आते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए हड़प्पा की स्थिति किस तरीके से है और यहाँ की स्थिति किस तरीके से है। अब बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। क्या बात करते हैं? हड़प्पा। अब हड़प्पा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हड़प्पा की शुरुआत कुछ इस तरीके से कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 4700 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो इस नगर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। इससे जो साक्ष्य मिले हैं, इससे जो मोहर मिले हैं, इससे जो जानवरों के जो निशान मिले हैं, इससे जो लोगों के आभूषण मिले हैं, उससे पता चलता था कि हड़प्पा सभ्यता के 2 भाग थे। क्या भाग थे? 2 भाग थे। तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के 2 भाग थे। क्या थे? नंबर एक पश्चिमी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नगर दुर्ग। और इस पश्चिमी नगर दुर्ग, और ये ऊंचाई वाले स्थान में थे। कहाँ थे? ये ऊंचाई वाले, ये कहाँ थे? ये ऊंचाई वाले स्थान में थे। ये कहाँ थे? ये ऊंचाई वाले स्थान थे। और दूसरा नंबर क्या हम लोग बात करें तो दूसरा नंबर आता है कुछ इस तरीके से। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है, क्या आता है? दूसरा आता है पूर्वी। क्या आता है? पूर्वी। इसमें क्या आता है? इसमें जो नीचे वाले साइड होते थे वो किस तरीके आते थे? वो पूर्वी साइड में आते थे। तो इसे निचला नगर, इसे क्या कहते थे हम लोग? उसे उस समय के लोग क्या कहते थे? इसे उस समय के लोग कहते थे निचला नगर। यानी मतलब यहाँ पे जो क्या क्या लोग रहते थे, इसमें क्या क्या लोग रहते थे? तो इसमें लोग रहते थे कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, लुहार, बुनकर, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोग रहते थे। और इस वाले भाग में किस तरीके से लोग रहते थे? पश्चिमी नगर दुर्ग में किस तरह के लोग रहते थे? जहाँ ऊंचाई वाला स्थान होता था और वहाँ पे बड़े बड़े घर के अवशेष मिले हैं। वहाँ पे जो घर मिले हैं उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा फर्क है। तो वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते थे? वहाँ पे राजा, महाराजा, बड़े बड़े विशेषज्ञ जो होते थे वही उस समय वहाँ पे रहते थे। जो अमीर लोग होते थे वही उस समय रहते थे। राजाओं के जो काम होते थे, राजाओं के जो नौकर होते थे वही रहते थे। और यहाँ पे निचला नगर में कौन रहते थे? निचला नगर में जो लोग खेती करते थे उस समय के लोग रहते थे। और वहाँ पे झोपड़ी पट्टी के जैसा घर दिखाया गया है। वहाँ पे कोई ज़्यादा पक्का उक्का का घर नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे लोग झोपड़पट्टी मतलब रोडों पर रहा करते थे बाद में। तो इस तरीके से हम लोग कुछ यहाँ तक हम लोग देख लिए कि नगर के कितने भाग थे? नगर के 2 भाग थे। नगर के कितने भाग थे? नगर के 2 भाग थे। इस वाले भाग में ज़्यादातर झोपड़पट्टी रहते थे और इस वाले भाग में ज़्यादातर महल रहते थे। तो अब बात करते हैं कि पश्चिमी भाग में किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी थी। लोगों की ज़िंदगी कैसे थी? पश्चिमी भाग में लोगों की ज़िंदगी क्या थी? लोगों की ज़िंदगी कैसे थी उसके बारे में हम लोग समझते हैं।
लोगों की ज़िंदगी कैसे थी पश्चिम वाले भाग में, हम लोग उसको देखते हैं। तो लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे शान और शौकत से गुजर रहे थे। वहाँ के जो राजा महाराजा थे वो अपने ज़िंदगी को शान और शौकत से गुजार रहे थे। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत मस्त रहते थे हर हमेशा, क्योंकि उस समय के घर जो है उससे जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें पता चलता है, उससे छोटे छोटे जानवरों के निशान मिले हैं, उनसे हमें जो कताई करते हैं उसके निशान मिले हैं, उसके हमें अलग अलग प्रकार के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही आरामदायक होगा, बहुत ही आरामदायक होगा। और जो निचलेतम नीला के लोग थे वो उसके नौकर होते थे, या उसके लिए किसान नहीं करके वो क्या करते थे, अनाज पैदा करते थे, उसके लिए अलग अलग प्रकार के भोजन उत्पन्न करते थे। तो पश्चिमी लोगों की ज़िंदगी क्या थी उसको हम लोग समझते हैं। तो उन लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, तो उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही सरल थी, बहुत ही आसान थी, बहुत ही एकदम ये था। और अगर हम लोग इन लोगों की घर के बारे में बात करते हैं तो इन लोगों का घर कैसा था, इन लोगों का घर 4 कमरा का होता था। क्या होता था इन लोगों का घर 4 भागों में विभाजित होता था। 4 भागों में क्या होता था, विभाजित होता था। क्या होता था, 4 भागों में विभाजित होता था। और बीच में कुछ इस तरीके से क्या रहता था, बीच में कुछ इस तरीके से खाली, उसको जिसे हम लोग आंगना कहते हैं, क्या होता है, आंगना कहते हैं। और इस तरीके से खाली जगह रहता था। क्या रहता था, खाली जगह। यहीं पे अलग अलग प्रकार के ये किए जाते थे। और यहीं पे एक तालाब द्वारा बनाए जाते थे। क्या बनाए, तालाब बनाए जाते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महास्नानागार। कैसे क्या कहते हैं हम लोग, महास्नानागार। क्या कहते हैं हम लोग, महास्नानागार। क्या कहते हैं, महास्नानागार। इसमें जो तालाब पाए जाते थे उसे हम लोग क्या कहते हैं, महास्नानागार। अधिकतम घरों में 4 कमरे पाए जाते थे और इसमें वे लोग आरामदायक ज़िंदगी बिताते थे। इसी में बहुत से ऐसे चीज़ होते थे, मतलब खाना पकाने के भी अवशेष मिले हैं उन घरों में। उस समय आग का आविष्कार हो चुका था, तो खाना बनाने के भी अवशेष मिले हैं। कभी कभी वो लोग बाहर में खाना पकाते, कभी कभी अंदर पकाते थे। इससे पता चलता है कि वो मौसम के मुताबिक भी मतलब अलग अलग काम को अंजाम देते थे। तो कुछ इस तरीके से मतलब वहाँ पे अंदर में क्या होते थे, तालाब होते थे, वहाँ पे वो लोग नहाते थे, अलग अलग क्रियाक्रम करते थे या पूजा पाठ कोई अन्य करते थे। क्योंकि उस समय के जो ये हैं साक्ष्य हैं, उससे बहुत सारे मूर्तियों का भी साक्ष्य मिला है। तो क्या कहते हैं हम लोग, महास्नानागार कहते हैं। क्या कहते हैं, महास्नानागार कहते हैं। अब अगर हम राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं या फिर बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करें, तो बड़े बड़े लोग जब मर जाते थे तो उसे कहाँ दफनाया जाता था, उसे जब दफनाया जाता था तो कुछ इस तरीके से क्या बनाए जाते थे, पिरामिड बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, पिरामिड बनाए जाते थे। क्या, पिरामिड। कुछ इस तरह से पिरामिड बनाए जाते थे। पिरामिड के अंदर उस राजाओं को वहाँ पे दे दिया जाता था और उसको कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से ढक दिया जाता था, ताकि उसके जो ये होते होते हैं वो लगातार मतलब जारी रह सके। क्योंकि उन लोगों का मानना था कि लोग मरने के बाद फिर जिंदा होंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, वहाँ पे कुछ कुछ वो करेंगे। तो वहाँ के जो राजा मर जाते थे उस समय जो उनके नौकर होते थे, जो उस समय के वहाँ के जो सेवक होते थे उन लोगों के, उसको भी उसके साथ क्या कर दिया था, जाता था, दफना दिया जाता था, इन पिरामिडों में घुसा करके बंद कर दिया जाता था। और ये पिरामिड बहुत ही बड़े बड़े होते थे। किस तरीके से बनाया जाता है तो उसके बारे में तो हम लोग डिटेल से उतना जान नहीं सकते हैं, लेकिन ये पिरामिड देख के आप लोग अगर अंदाजा लगाएंगे तो बहुत बड़े बड़े पिरामिड होते थे। इतने पिरामिड मतलब उस समय इतने एकदम ऊंचा मंजिला मंजिला हो जाता है। तो इससे में पता चलता है कि मतलब बहुत ही उस समय के लोग मेहनत कश थे। तो क्या करते थे, उसके साथ साथ भोजन, वस्त्र और खाने पीने के सामान, पानी वगैरह, जल वगैरह हम लोग उसके वो लोग रख देते थे। और उसके जो सेवक होते थे उसको भी उसी के साथ क्या कर देते थे, ये कर देते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कबर बोलेंगे। पिरामिड, पिरामिड क्या है ये, पिरामिड यानी कब्र। क्या है ये, पिरामिड यानी कब्र, पिरामिड यानी कब्र। कुछ इस तरीके से आप लोग अगर पिरामिड का माने पूछोगे तो कुछ भी आप लोग को दे सकता है एग्जाम में, क्योंकि मतलब ये हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो प्राचीन इतिहास में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं पूर्वी, अब बात करते हैं पूर्वी वालों के बारे में। तो पूर्वी वालों का जीवन कैसा था, तो पूर्वी हड़प्पा सभ्यता, पूर्वी हड़प्पा सभ्यता, पूर्वी हड़प्पा सभ्यता, पूर्वी हड़प्पा सभ्यता किसके बारे में हम लोग जानेंगे, पूर्वी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो पूर्वी हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के लोग रहते थे, पूर्वी हड़प्पा सभ्यता में किसान, पूर्वी हड़प्पा सभ्यता में किसान, लोहार, किसान, लोहार, बुनकर, मजदूर, सेवक,
इत्यादि यहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे इत्यादि यहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे। इनका काम क्या था, इनका काम था जो पश्चिमी साइड में है, जो नगर दुर्ग में है, उनको मतलब अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त करना, उनके लिए भोजन का इकट्ठा करना, एक जगह से ले जाना। और उस समय के जो ये है, उस समय से यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं कि गाड़ी ठेला का कार भी कुछ इस तरीके से मिला है। क्या मिला है? ठेला का भी मिला है। इससे वो क्या करते थे, इससे वो सामानों को ले जाया करते थे। क्या करते थे? सामानों को ले जाया करते थे। क्या करते थे? सामानों को ले जाया करते थे। तो एक जगह से दूसरे जगह सामानों को ले जाया करते थे। और इस समय के जो नगर मिले हैं, उससे मतलब नालियों का भी विकास किया गया था। उस समय के रोड, अभी हम लोग देखते हैं कि अभी हमारे गांव में पक्की रोड नहीं बने हैं, लेकिन उस समय में जो हड़प्पा सभ्यता विकास हुआ था, वो उसी समय आज से 4700 वर्ष पहले ही वो नाला बना दिया था, वो रोड बना दिया था। और हर घर से वो क्या करते थे, नालियाँ निकाल कर, हर घर से नालियाँ निकाल कर सड़क के बड़े बड़े नालों से जोड़ देते थे। और कहीं कहीं उसको डैम किया जाता था, फिर उसको साफ करके फिर उसको ये कर दिया जाता था। तो ये क्या होता था, साफ हो जाता था। क्या हो जाता था? कुछ इस तरह से साफ होता था। अब बात करते हैं कि हड़प्पा नगरों के बारे में हम लोग जानकारी किस प्रकार से मिलते हैं। तो हड़प्पा नगरों में, नगर की जानकारी हम लोग को अलग अलग प्रकार के मूर्तियों से मिले हैं, अलग अलग प्रकार के धातुओं से मिले हैं, अलग अलग प्रकार के वो जो कताई करते थे, उस समय से पता चलता है कि वो कताई, बुनाई एवं बंधाई भी करते थे, जिससे वस्त्र बनता है। आप लोग को साइंस में पढ़ाए थे। तो बुनाई एवं बंधाई करता है वो, उसका भी एक मतलब अवशेष मिला है। और इससे संबंधित काफ़ी सारे यहाँ पे क्या मिले हैं, इससे संबंधित यहाँ पे काफ़ी सारे अवशेष मिलते हैं, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जानकारी हासिल करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कुछ इस तरीके से घर होते थे, उसको मर जाने के बाद कुछ इस तरीके करते थे, ये करते थे। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो चलिए हम सब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ था, उसको हम लोग समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसको हम लोग समझते हैं। तो इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग यहाँ पे बात बोलते हैं कि कभी यहाँ पे बाढ़ आ गया हो गया अचानक, तो इससे मतलब क्षति हो गया होगा राजाओं को, तो इससे मतलब वो भाग गए। तो इससे जो उसके निचले वाले लोग थे, वो भी उसके साथ साथ कहीं चले गए होंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि मतलब कोई अचानक बीमारी आ गया होगा, कोई ऐसा बीमारी आ गया होगा जो मतलब छुआछूत का होगा, मतलब एक दूसरे से फैल गया होगा। और इस तरीके से मतलब लोग वहाँ पे मर के समाप्त हो गए होंगे, या फिर उस बीमारी के डर से कहीं दूर चले गए होंगे। चले गए होंगे, कहीं दूर चले गए होंगे। ये क्या हुआ? तो ये हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण हुआ। क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। और बहुत से मतलब राजा ये भी कहते हैं कि मतलब दूसरे लोग वहाँ पे, मतलब बहुत से इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मतलब वहाँ पे कोई लोग आक्रमण कर दिया होगा, कोई मतलब अचानक हमला कर दिया होगा। इसके मतलब जैसे वो लोग मतलब जब ये खत्म हो गया, उसका पतन हो गया, तो कुछ इस तरीके से वो लोग भाग के कहीं चले गए होंगे, या फिर वहीं पे वो खत्म हो गए, शहीद हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी जानकारी मिलती है। तो आप लोग को जो सटीक लगेगा वो आप लोग को एग्जाम में भर देना है। क्या कर देना है? एग्जाम में भर देना है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में आप लोग समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन बाढ़, हड़प्पा सभ्यता के बाढ़ या अतिक्रमण, बाढ़ या बाढ़ या बीमारी फैल गया हो, या कोई राजा क्या कर लिया हो, कब्जा लिया हो, कोई राजा क्या कर लिया हो, कब्जा कर लिया हो, अचानक आक्रमण कर दिया हो। क्या कर दिया हो? अचानक आक्रमण कर दिया हो, कुछ इस तरीके से इसका पतन हो गया। तो इसका पतन कब हुआ था, उसके हम लोग डेट को देखते हैं। तो उसका पतन 3900 ईस्वी पूर्व, 3900 ईस्वी पूर्व, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो 3900 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था, उसका क्या हुआ था, पतन हो गया था। आज से 3900 ईस्वी पूर्व उसका पतन हो गया था। अब बात करते हैं कि मतलब हड़प्पा सभ्यता तो पतन हो गया, हड़प्पा सभ्यता तो पतन हो गया, लेकिन उसके बारे में हम लोग को जानकारी तो मिली, किस तरीके से हम लोग को मिली उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन आधुनिक काल में किस तरीके से हम लोगों को जानकारी मिला, इसको हम लोग समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की हम लोग को जब जानकारी मिला, तो हम लोग को किस तरीके से जानकारी मिला उसको हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोग को जब पंजाब
राज्य में, जब पंजाब राज्य में गुजरात राज्य में कुछ इस तरीके से जब रेल लाइन बिछाने का कार्य आज से 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले मतलब अंग्रेजों द्वारा जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हुआ, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता से जब रेलवे पटरियों को गुजारा गया तो वहाँ पे देखा कि मतलब यहाँ पे तो एकदम बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, यहाँ पे तो मतलब बहुत बड़ा बड़ा घर है, ये तो एकदम खंडहर में अभी बदल चुका है। तो ये उस समय वहाँ पे लोग देखा, तो वो क्या क्या उस समय के लोगों ने सोचा कि मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। तब उस बातों को धीरे धीरे फैला और इतिहासकारों ने जब वो पता लगाया, तो इतिहासकारों को जब पता लगा तो इतिहासकार समझ लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ। तो इसका नाम क्या दिया, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया। क्या नाम दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। तो हड़प्पा सभ्यता कुछ इस तरीके से 150 साल पहले क्या हुआ था, 150 साल पहले जब उससे रेल लाइन गुजारने का कार्यक्रम हुआ, तो इससे लोग मतलब काफ़ी इटा उटा ये करने लगे कि वहाँ पे जो पक्की चुनाई किया गया था ना, जो भी घर हुआ था तो पक्की चुनाई किया गया था, तो इटा उटा इधर उधर से वो ले जाने लगे अपने मतलब घर की तरफ, अपने मतलब कुछ काम के लिए ले जाने लगे। जो भी हो वो उन लोगों का मैटर था, तो वो क्या करे ले जाने लगे। तो इससे मतलब काफ़ी हड़प्पा सभ्यता का मतलब जो था उसका काफ़ी वहाँ पे नष्ट हो गया इससे रेल लाइन बिछाने के क्रम में। जब वो पता लगा तो मतलब उसको एक संरक्षण प्रदान किया गया कि इस तरीके के स्थान को संरक्षण प्रदान करना चाहिए और इससे मतलब हम लोग को जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। तो इसी से खोज के तब इसी तरीके से लगातार मतलब ये चलते रहा और कुछ इस तरीके से अभी भी हड़प्पा सभ्यता अगर आप लोग देखना चाहोगे तो हड़प्पा सभ्यता को देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसका पता लगा। तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, 1921। आज से लगभग 80-82 साल पहले, 80 से 82 साल पहले, आज से लगभग 80 से 82 साल पहले क्या हुआ था, इसका खोज हुआ था। क्या था, दयाराम सहनी। कौन किया था, दयाराम सहनी। दयाराम सहनी, दयाराम सहनी, दयाराम सहनी किस नदी के किनारे किया था, तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से रावी नदी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, रावी नदी। ये तो सिंधु नदी है पूरा, तो ये सिंधु नदी है ही है। यहाँ पे चेनाब आएगा, यहाँ पे रावी आएगा, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सतलज आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये क्या है, ये सिंध नदी है या क्या है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बसे होने के कारण इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहीं आएगा तो आप लोग चौंका नहीं जाइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा यहाँ पे क्या, रावी नदी। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा था, किस नदी के मतलब पास था, तो रावी नदी। क्या था, रावी नदी के किनारे। कहाँ था, रावी नदी के तट पर स्थित था। तो मतलब ये जो सिंध नदी है इससे कई सहायक नदी हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे रावी नदी छोटा स्तर पर, अगर हम लोग बड़े स्तर पर देखेंगे तो वहाँ पे सिंध नदी भी होगा। क्या होगा, सिंध नदी भी होगा। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो वह पूरा सिंध नदी के होगा, क्योंकि यह सिंध है और इस तरीके से यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो कुछ इस इलाके में अगर बड़े स्तर में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता क्या था, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। अगर हम लोग हड़प्पा नगर के बारे में सिर्फ बात करें तो हड़प्पा नगर कुछ इस तरीके से कहाँ था, तो वो रावी, क्या था, वो रावी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता की विकास किस तरीके से हुआ, किस तरीके से उसका ख़त्म हो गया और किस तरीके से हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और किस प्रकार से वहाँ के लोग रहते थे, किस प्रकार के वहाँ के लोग रहते थे। तो कुछ इस तरीके से आज के इस क्लास में हम लोग क्या सीखे, आज के इस क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल की। और मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है, राखालदास बनर्जी। कौन है, राखालदास बनर्जी, 1922। ये सिंधु नदी के किनारे है। ये कहाँ है, सिंधु नदी। यहाँ पे सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी हुआ, ये हो गया सिंधु नदी। और यहाँ पे मेरगढ़, मेरगढ़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरगढ़ क्या है, मेरगढ़ में सबसे पहले 7000 ईस्वी पूर्व, 7000 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्या हुआ था वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे सबसे पहले कपास की खेती किया गया था। वहाँ क्या किया गया था, कपास की खेती किया गया था। इसी के अवशेष वहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पे लोथल मिलेगा, भीमबेटका, कोल्डी हवा, महानगर, चिरांद जो हमारे बिहार में स्थित है। कहाँ है, चिरांद जो हमारे बिहार में स्थित है। यहाँ से काफ़ी सारी हमारी जानकारी हासिल करते हैं। तो इन सब क्लास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि हिस्ट्री का यहाँ पे आज लगा के 3 क्लास हो गया। तो ये डल जाने के बाद 3 पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2 क्लास और आएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिटी, राजनीतिक शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।